सगळा बॅनर राम मैं तारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपना बहुत सो युवा की रिक्वेस्ट आ रही कि अभी जो बेरोज़गारी भत्तो है वो को मिलनो बंद हो रहे हैं या फिर बंद की तरीका बेरोज़गारी भत्तो ली तो इकी आज जो देसी पड़ताल करने के लिए अपना झुंझुनू को जो रोजगार कार्यालय है अठे पहुँचा। हाँ, पूर्व की बेरोजगारी भत्ता योजना को अब वर्तमान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से इसको परिवर्तित किया है और इसके अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ते की राशि है वो बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि पर्याप्त मात्रा में सरकार दे रही है और यह राशि अधिकतम 2 साल के लिए है, जिसमें पुरुष आशार्थी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह, इस चीज़ को स्पष्ट कर लें जी। और महिला व दिव्यांग आशार्थी के लिए 3,500 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 साल। तो एक तो ये राशि अधिकतम 2 साल है, दूसरा ये परिवार के बेरोजगार आशार्थियों में से अधिकतम एक परिवार के 2 सदस्यों को ही मिल सकेगी। समझ लो एक परिवार में 4 सदस्य बेरोजगार है तो 4 को नहीं मिलेगी, 2 को ही मिलेगी। यह स्नातक उत्तीर्ण आशार्थी को ही मिलेगी, जो ग्रेजुएट है उसी को मिलेगी। इसमें जो मुख्य मापदंड है वो है कि परिवार की आय 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि योजना के नाम से ही स्पष्ट है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मतलब सपोर्ट सिस्टम है ये, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके बेरोजगार युवा को एक सपोर्ट देना, संबल देना इस योजना का उद्देश्य है। कि परिवार की आय का तात्पर्य राशन कार्ड से नहीं है। राशन कार्ड इस योजना में परिवार की इकाई नहीं है। परिवार से तात्पर्य है एप्लीकेंट या आवेदक स्वयं वो बेरोजगार होना चाहिए जी। उसका माता पिता और पत्नी है तो वो भी परिवार में सम्मिलित है। माता पिता की आय भी परिवार में शामिल मानी जाएगी इस योजना के प्रयोजन के लिए। चाहे वो अपने माँ बाप से अलग रह रहा है तो भी वो उसकी माता पिता की आय की गणना होगी। इसलिए जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन का लाभ ले रहे हैं या उनका अन्य व्यवसाय है जिससे कि उनकी वार्षिक आय 2 लाख से ज़्यादा बनती है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। तीसरी बात, जो विवाहित महिला है अगर वो आवेदन करती है तो चूँकि उसकी जो जैविक माता पिता पेरेंटल होम है उससे उसका नाता हटकर अब ससुराल पक्ष में उसका नाता जुड़ गया है, तो इसलिए उसमें उसके पति की, उसके सास की, ससुर की आय भी गणना की जाएगी। ये आय का घोषणा पत्र है, इनकम डिक्लेरेशन, ये एप्लीकेंट के नाम से ही भरा जाएगा। अच्छा। इसमें कॉलम है, कॉलम नंबर 13 है, ये 2 फॉर्मेट में है। आय घोषणा पत्र परिशिष्ट आय घोषणा पत्र उत्तरदायी व्यक्तियों का साक्ष्य परिशिष्ट के आई जो घोषणा पत्र है, सबसे ज़्यादा जो आवेदक गलतियां त्रुटि करते हैं वो इस आवेदन भरने में ही करते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यात्मक बताऊंगा कि सबसे पहले आवेदक को आय घोषणा पत्र परिशिष्ट आई पूर्णतः सही भरना चाहिए। सही भरने से तात्पर्य क्या है कि ये आय का घोषणा पत्र आवेदक के नाम से ही भरा जाएगा और उस आवेदन पर आवेदक की फ़ोटो ही चस्पा होगी। क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसमें 13 नंबर बिंदु है, 14 पॉइंट है इस टोटल इस इनकम डिक्लेरेशन में। जो 13 नंबर बिंदु है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परिवार के सदस्यों का विवरण। तो परिवार के सदस्यों का विवरण में पुरुष आशार्थी की दशा में अगर वो विवाहित है तो उसकी पत्नी का विवरण भी आएगा और उसके माता पिता का विवरण भी आएगा। अगर उसके माता पिता या पत्नी किसी का भी देहांत हो चुका है तो वो स्पष्ट रूप से उसी फॉर्मेट में नीचे खाली जगह पर लिखेगा कि मेरे पिता या माता का इस सन में देहांत हो चुका है, ताकि कार्यालय को ये स्पष्ट हो जाए कि इनके परिवार में ये सदस्य अब नहीं हैं। दूसरा, विवाहित महिला अपने पति का और अपने सास ससुर की आय का उल्लेख करेंगे, इसमें किसी प्रकार का छुपाव नहीं करेंगे। जो
पूर्व में बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले चुका है वो इसके लिए कभी भी आवेदन न करे, क्योंकि ये योजना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे 2007-9 की अक्षत योजना, 2009 की अक्षत कौशल योजना, 2012 की अक्षत योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ ले चुके लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। चाहे उसने 1 साल का लाभ लिया हो, चाहे 2 साल का लिया हो। इसमें SBI बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट आवेदक के नाम से होगा। अकाउंट एकल अकाउंट, सिंगल अकाउंट होगा, जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। किसी भी अन्य बैंक का अकाउंट इस योजना के लिए मान्य नहीं है। 9 दस्तावेज लगते हैं। सबसे पहले मूल निवास, डोमिसाइल, वो जिस जिले में आवेदन करता है उस जिले का निवासी होना चाहिए, राजस्थान में जी। दूसरा है वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये भी स्पष्ट कर दूं, इस योजना के अंतर्गत वो स्नातक उत्तीर्ण राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। वो दिल्ली बाहर की यूनिवर्सिटी से अगर वो स्नातक उत्तीर्ण है तो इस योजना के लिए वो आवेदन नहीं कर सकता। अभी राज्य सरकार ने सुधार किया है कि जो विवाहित महिला है अगर वो बाहर के राज्य की है, समझ लो कोई हरियाणा की है, यूपी की है, MP की है, तो लेकिन अगर उसका पति राजस्थान का मूल निवासी है तो जिस जिले में वो आवेदन करती है उस जिले का निवासी है, तो अगर उसकी स्नातक की डिग्री बाहर के राज्य की है तो वो मान्य होगा। ये इसमें संशोधन किया है। लेकिन उसके साथ उसको मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 10वीं की मार्कशीट जिसमें उसका जन्म की उल्लेख हो, जन्म तिथि उल्लेखित हो। 3, चौथा है इसमें एक अनेक्जर 1 लगता है इंग्लिश में, जिसमें एप्लीकेंट की फ़ोटो लगी होती है। वो डिक्लेयर करता है कि इसमें जो भी तथ्य मैंने दिए हैं वो सही हैं जी। हाँ, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन है वो इंग्लिश में, उसमें उसकी फ़ोटो। आज इसमें भी एप्लीकेंट गलतियां करते हैं कि उसमें जो फ़ोटो लगी होती है वो फ़ोटो आवेदक स्वयं हस्ताक्षरित करेगा, स्वयं प्रमाणित करेगा, अनेक्जर 1 की। 5वां इसमें जो दस्तावेज है वो SBI बैंक की पासबुक का पहला पृष्ठ जिसमें खाता संख्या और ये उल्लेखित होती है, उसकी एप्लीकेंट की फ़ोटो लगी होती है और वो प्रमाणित होती है बैंक द्वारा, वो स्कैन होगी। छठा जो इसमें है वो मैंने बताया कि आय का घोषणा पत्र 2 फॉर्मेट में होता है, I और K। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा गलतियां जो आवेदक करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले वो I फॉर्मेट को सही भरेगा और उसमें 14 नंबर पॉइंट के नीचे दिनांक और स्थान दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें वो दिनांक अंकित करेगा। आवेदक क्या करता है, जब ई-मित्रा के पास जाता है, जब उसमें दिनांक अंकित करता है, उससे वो गलत हो जाता है। सबसे पहले आवेदक अपनी घोषणा उसमें करेगा कि मेरे परिवार की आय ये है और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उसमें दिनांक और स्थान वो डालेगा। उसके बाद जो के फॉर्मेट परिशिष्ट के है, जो उत्तरदायी व्यक्तियों का साक्ष्य है, वो 2 उत्तरदायी व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, सरपंच, कोई सरकारी नौकरी, कोई भी रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्ति हो सकते हैं। वो उसकी जो आई फॉर्मेट में उसने घोषणा की है उस आय को वो सत्यापित करेंगे। जब ये दोनों दस्तावेज तैयार हो जाएं तब ये दोनों दस्तावेज वो तहसीलदार या नोटरी से ले जाकर उसको पुनः सत्यापित करवाएगा फॉर्मेट के को, आई को। तब ये दस्तावेज पूरी तरह से सही रूप से तैयार होता है। अब जो आवेदक हैं वो गलतियां करते हैं, वो पहले फॉर्मेट के तैयार करवा लेते हैं जो उत्तरदायी व्यक्तियों से। सब लोग के फॉर्मेट उसने 5 तारीख को तैयार किया, वो आई फॉर्मेट बाद में तैयार कराते हैं 8 तारीख को, 7 को, 5 के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति घोषणा कर रहा है 8 तारीख को और उत्तरदायी व्यक्ति उसको साबित कर रहे हैं 5 को। जब जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं, हम बैक टू सिटीजन सुधार के लिए भेजते हैं। 8वां है सब घोषणा हिंदी की। सबसे पहले आवेदक आवेदन करते समय उस सब घोषणा को पूरे डिटेल से 2-3 बार उसका अध्ययन करे, क्योंकि उसमें पात्रता और अपात्रता के बिंदु दिए गए हैं और उसमें नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो इन बिंदुओं को नहीं मानेगा उसके खिलाफ दंडिक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसमें पात्रता के वही बिंदु हैं कि वो
किसी अन्य योजना का लाभ लेता हुआ नहीं होना चाहिए। समझ लो कोई आवेदक ने नरेगा में लाभ ले रहा है, हाँ तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जी कोई समाज कल्याण छात्रवृत्ति ले रहा है, कोई एज ए मजदूर लेबर रजिस्टर्ड करवा रखा है, लेबर डायरी बना रखी है लेबर ऑफिस में, वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब इस योजना में आवेदक स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद कोई नियमित अध्ययन करता हुआ नहीं होना चाहिए। जी समझ लो कोई स्नातक करने के बाद कोई एमए करना चाह रहा है, एमएससी करना चाह रहा है, बीएड करना चाह रहा है, हाँ। तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करता है, सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन कर रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराता है, वो प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। उसके बाद वो बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करता है, ये प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। ये 8 दस्तावेज या जो SC ST का है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होता है। ये 9 दस्तावेज या 8 दस्तावेज जो भी उस पर लागू है, वो उन्हें मूल ही स्कैन करके अपलोड करना होगा। कोई भी फोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड नहीं करे कि जो ही आवेदन हमारे पास आएगा वरिष्ठतानुसार हम उसकी जांच करते हैं। अगर आवेदन नियमानुसार सही है, दस्तावेज सही अपलोड हुए हैं, तो हम उस आवेदन को वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई का मतलब आवेदन सही है, लेकिन वेरीफाई करते ही वो आवेदक का भत्ता प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि राज्य सरकार ने 1,60,000 आवेदन को भत्ता देने की सीमा तय कर रखी है। तो जो वो 1,60,000 से कम होते जाते हैं, मुख्यालय जो जयपुर है वहाँ से राजस्थान के प्रत्येक जिलों के आवेदन हैं, उसी अनुपात में वो अप्रूव करते जाते हैं। तो जो अप्रूव्ड हो गया उसी का भत्ता प्रारंभ होता है। तो 2 चरण हो गए, वेरिफिकेशन और अप्रूवल। अब रिन्यू की आपने बात की, तो रिन्यू अगर कोई करवाना चाहो, अपना जो युवा ही प्रधानमंत्री युवा संबल योजना का अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, तो किस तरीके में रिन्यू करवाऊं? देखिए, मैं रिन्यू का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि 2 साल ले लिया फिर उसको रिन्यू। रिन्यू का तात्पर्य यह है कि 1 साल के पश्चात आपको आय का घोषणा पत्र दोबारा अपनी SSO ID से अपलोड करना होगा। 1 साल से मतलब है, समझ लो जुलाई 2019 में फार्म आपका अप्रूव हुआ था, तो आपको जुलाई 2020 में उसको नवीनीकरण या रिन्यूअल करवाना होगा। उसके पास ऑटोमेटिक मैसेज जाते हैं जयपुर से भी, और हम भी मैसेज करते हैं कि आप अपना फार्म रिन्यू कराइए, I और K फॉर्मेट दोबारा तैयार करा के सबमिट कीजिए, अन्यथा आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। कि आयु सीमा का तात्पर्य यह है कि जनरल और OBC पुरुष के लिए आयु सीमा है 30 वर्ष। 30 वर्ष का तात्पर्य यह है कि 30 वर्ष से ऊपर होते ही वो भत्ता के लिए अपात्र हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 30 वर्ष पूरा उसने आवेदन कर लिया तो 2 साल मिलेगा। समझ लो उसने 29 साल की उम्र में आवेदन किया है और उसका 29.5 साल की उम्र में अप्रूव हुआ है, तो उसको 6 महीने ही भत्ता मिलेगा। महिला, विकलांग किसी भी श्रेणी का हो, और SC ST पुरुष, इनकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। कार्यालय की तरफ से किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। एप्लीकेंट अपनी SSO ID के माध्यम से इस आवेदन को स्वयं भर सकता है। इस योजना में हमने पाया है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी आवेदन कर रहे हैं, और हमारे रोजगार कार्यालय झुंझुनू की टीम ने इसमें 6 लाख रुपए के लगभग हम अपात्र लोगों से वसूल कर चुके हैं, जो कि राजकोष में जमा कराया जा चुका है। इसलिए मैं पुनः इस बात पर एम्फेसिस करूँगा कि जो अपात्र लोग हैं वो उसमें आवेदन न करें, अन्यथा अब हम सख्त दंडिक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। जो और आपने रोजगार मेला की आप बात करें, अपना जो बहुत सा बेरोजगार युवा ही बिकले भी थोड़ी सी अपना का रिक्वेस्ट है कि अगर कोई युवा बिकमान शामिल होना चाहो तो बिकू की प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा अपना युवा बताओ। कि जो बेरोजगार आशार्थी हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ें। जो निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट करने के लिए जो रोजगार कार्यालय हैं उनकी तरफ से जॉब फेयर, रोजगार मेले नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, ग्रेजुएट, BTech, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ बेरोजगार आशार्थी, उनको हम प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट करवाते हैं। चूँकि फरवरी तक हमने रोजगार शिविर नियमित रूप से प्रति माह आयोजित किए हैं,
और हमने काफ़ी कैंपस प्लेसमेंट करवाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड में है, LIC में है, और अन्य और कंपनियां भी हमने गुड़गांव से बुलवाई हैं। मारुति की कंपनी बुलाई थी, इधर ये जो हैवल्स है बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अच्छी कंपनी, उनको बुलाया था। काफ़ी कंपनियां बुला रहे हैं, क्योंकि मार्च महीने के बाद जो ये कोविड-19 कोरोना के कारण सामुदायिक जो एकत्र होने की या पब्लिक गैदरिंग की प्रशासन की तरफ से मनाही है, वैसे भी हमारा नैतिक दायित्व भी है कि कोरोना का संक्रमण न फैले। तो इसके बाद हमने वर्चुअल या ऑनलाइन जॉब फेयर की शुरुआत की है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हमने ऑनलाइन जॉब फेयर लगा रहे हैं। ऑनलाइन जॉब फेयर से तात्पर्य है कि हमें जो बेरोजगार आशार्थी है उसका डाटा जो कंपनी नियोजक है उसको देते हैं, वो उनको टेलीफोनिक रूप से कॉल करता है। ITI वाला तो IT वाली कंपनी को देंगे, +2 वाला तो +2 वालों को देंगे। वो टेलीफोनिक रूप से उसका इंटरव्यू लेता है मोबाइल से ही, फ़ोन से, और उसके बाद अगर वो पात्र पाता है तो उसको लिस्टेड कर देता है, और फिर उनको अपने वर्क प्लेस पर। अभी हमने जुलाई में भी जो जॉब फेयर ऑनलाइन किया है, तो उसमें काफ़ी कंपनियों से हमने डाटा दिए हैं। तो इसके लिए हमने अखबार में विज्ञप्ति दी है, कोई आशार्थी अगर जो निजी क्षेत्र में सेवा करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो कभी भी रोजगार कार्यालय में, हमने मेल ID भी उसमें दी थी विज्ञप्ति में, और मेरे नंबर भी रहते, कभी रोजगार कार्यालय पधार कर या दूरभाष कर अपना नाम दर्ज करा सकता है। प्रारंभ में ये न सोचे कि मुझे एकदम से वो 20,000, 25-30 हज़ार रुपये दे देगा। उनकी योग्यता है, उनका जो कार्य का अनुभव है, उसी अनुपात में उसको मेहनताना वेतन मिलेगा। भारतीयों से मैं गुजारिश करता हूं कि कार्यालय की कार्यशैली पूर्ण पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है। अगर कोई ई-मित्रा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, या अन्य व्यक्ति हमारे नाम से अगर आपको कोई इस प्रकार की बातें करता है कि मेरी गारंटी है, मुझे ज़्यादा पैसे दो, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी को कोई शक शुबह है तो कभी भी ऑफिस आए, मैं जिला रोजगार अधिकारी खुद आपके सामने मतलब आपसे वायदा करता हूं, आप आएंगे तो मैं खुद आपका फार्म आवेदन चेक करूंगा। हमारी पूरी टीम है, IE की टीम है, अन्य स्टाफ हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो के बारे में जो भी थारा विचार हैं, जो भी समस्या हैं, जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी अपना युवा ही इस योजना को लाभ लेना चाहूँ वह ले सके हैं, और जो भी समस्या आ रही है वह भी थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और इसके पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालोगे को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।